नमस्कार, डीजेना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सप्ताह के मंगल को होने वाले दंगल के लिए हम सभी तैयार हैं, क्योंकि एक बहुत खास मुकाबला यहां खेले जाने वाला है ड्रीम्स 11 आईपीएल के 13वें सीजन में। आज मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो 11 मुकाबलों में से 7 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर यह टीम अपना स्थान बना चुकी है अभी की स्थिति में। और बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, जो ठीक उलट हैं आंकड़े दिल्ली कैपिटल्स की अपेक्षा, क्योंकि 11 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं लेकिन जीत मिली है महज 4 मैचेस में और 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आज का मैच करो या मरो वाला है कि भाई आज मुकाबला जीतती है तो थोड़ी बहुत जो उम्मीदें हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की वो कायम रह सकती है। और दूसरी तरफ प्लेऑफ के मुहाने पर खड़ी है दिल्ली कैपिटल्स। आज का मुकाबला जीतती है तो ये टीम अपना आगे का रास्ता तय करने की स्थिति में आ जाएगी। और बात हम कल की करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक खास मुकाबला था, उसके बाद आज से जुड़े मैच पर भी हम बात करेंगे। सुखदेव सिंह गुम्मन सर जी मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, जाने माने क्रिकेट समीक्षक हैं और अब बहुत ज्यादा परिचय में उनका तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग लगातार उनकी समीक्षाओं को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, कल की बात करते हैं। आपने जैसा बताया था कि किंग्स 11 पंजाब भारी दिखाई दे रही है और कल वैसे ही भारी और विस्फोटक प्रदर्शन इस टीम के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल हमने कल डिस्कस कर रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ उनके स्लो बॉलर्स हैं और स्लो बॉलर्स के लिए हमेशा तब यूजफुल होता है जब आपके पास बाउंड्री लंबी होती हैं फील्ड के लिए। और शारजा का ग्राउंड छोटा है, छोटा होने के कारण से मिसक्यूट भी करते हैं तो वो जो कैच आउट होना चाहिए वो 6 हो जाता है। और कल हमको ये देखने में भी मिला कि वरुण चक्रवर्ती जो उनके स्टार बॉलर हैं और सुनील नारायण जो हैं वो दोनों कुछ खास नहीं कर पाए। और जहां तक हम पंजाब की बात करें, और हमने पहले भी किया, कल लगातार उन्होंने 5वां मैच जीता। क्रिस गेल के आने के बाद में उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन एक टीम में आई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग। और कल कहीं ना कहीं केकेआर अपनी उसी लय में थी, 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाना, उसके बाद में शुभमन गिल और कप्तान इयान मॉर्गन की अच्छी बैटिंग होना, 10 ओवर में आप 90 रन के आसपास पहुंच जाते हैं और फिर से वो मिडिल ऑर्डर का फॉल्टर करना, फिर से फेल करना। इयान मॉर्गन का विकेट गिरा, शुभमन गिल डिसाइसिव मोड में नहीं थे कि उनको डिफेंड करना चाहिए कि रुक के खेलना चाहिए, उनका भी विकेट गया। और इन द एंड 150 रन बनाए, जो शारजा के इस पर्टिकुलर एडिशन में, इस आईपीएल के एडिशन में सबसे कम स्कोर था। और 150 पंजाब की बैटिंग लाइनअप के सामने, जैसा हमने कहा था, कुछ भी चुनौतीपूर्ण स्कोर नहीं था। पंजाब की तरफ से एक और बहुत रिमार्केबल चीज़, और मार्मिक भी कह सकते हैं उसको, कि मनदीप ने हाफ सेंचुरी करी। उनके फादर की अभी भी डेथ हुई है, उनको समर्पित की उन्होंने। हाँ, उनको समर्पित किया उन्होंने, आसमान की तरफ देखा, पिताजी को विश किया और अपने 50 उनको समर्पित की। एक प्लेयर के लिए बहुत ही इमोशनल क्षण होते हैं कि आप अपने पिता को खोते हैं और फिर भी आप अपनी ड्यूटीज़ के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और अपनी टीम के लिए एक ऐसी इनिंग खेलते हैं जिसमें जो कि पंजाब कुछ जगह के ऊपर लगा कि आखिर में जाकर फंस जाते हैं, चोक कर जाते हैं, हार जाते हैं, उस स्थिति में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और एक 50 रन बनाए। सर, पंजाब का अगर अपन पूरा सफर देखें अभी तक के सीजन में तो एक जबरदस्त कहानी लिखी जा सकती है। शुरुआती लड़खड़ाती हुई पूरी टीम 5 मुकाबले लगातार हारी और अब ये स्थिति कि लगातार 5 मुकाबले जीत चुकी है। ये टीम सर आने वाले समय में बड़ी टीम जो मानी जा रही है इस टूर्नामेंट में, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, कितनी चुनौती बन सकती है? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, क्रिकेट में किसी भी दिन पे कोई भी टीम दूसरी टीम के लिए चुनौती है, और खास तौर पे तब जब आप लगातार 5 मैच जीत के और टॉप की जो टूर्नामेंट में टीम है उनको हरा कर आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है, आपके सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, जिसको जो रोल दिया जा रहा है वो बेस्ट फिट हो रहा है। क्रिस गेल को सेकंड रन छोटी ग्राउंड पे दौड़ते हुए देखना एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रिकेट का एस्पेक्ट था। बहुत बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, उम्र भी ज़्यादा है, ज़्यादा रनिंग नहीं करते हैं। छोटे ग्राउंड पे, शारजा जैसे छोटे ग्राउंड पे सेकंड रन अपने आप में दौड़ना एक बहुत बड़ी बात है। यंगस्टर्स वैसा कॉल लेते हैं और कल क्रिस गेल भी वैसा ही कर रहे थे। उन्होंने बोला कि स्पिनर हैं, स्पिनर्स को उस हिसाब से खेलना था, देखकर खेलना था, और 1 को 2 रन में कन्वर्ट करना
बहुत बड़ी उपलब्धि है ये किसी भी शिकायत आपने बल्लेबाज सिर्फ दर्ज करवाई थी जब क्रिस गेल मैच में नहीं थे, मतलब बिल्कुल। टीम में नहीं थे, तो हम अभिषेक उस समय आपके साथ एनालिसिस में ये बात करते थे कि क्रिस गेल के डिसएडवांटेज क्या हैं, कि बड़ा तब आपने ये गिनाया था बड़ा कारण। भारी शरीर, हिलना डुलना नहीं, स्लिप्स में फील्डिंग करना, और एक रन ही लेना, दूसरा नहीं लेना। शायद मुझे लगता है उन्होंने हमारी बात सुन ली और उसको करेक्ट कर लिया। सर लेकिन ताकत कल पंजाब की दिखी ज्यादा गेंदबाजी में, भले ही मनदीप सिंह ने शानदार इनिंग खेली हो, क्रिस गेल ने एक बेहतरीन अपनी अपेक्षा के मुताबिक इनिंग खेली हो, लेकिन सर गेंदबाजी खास तौर पर जो दोनों स्पिनर हैं, मैं समझ रहा हूं कि सर आने वाले समय में ये दोनों स्पिनर, बात की जाए एम अश्विन की, रवि बिश्नोई की, शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की गेंदबाजी की क्लास कही जा सकती है सर। बिल्कुल अभिषेक, स्पिनर की बात तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि स्पिनर्स वो नए स्पिनर्स हैं, अपकमिंग हैं। रवि बिश्नोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मॉर्गन अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट मैं उनसे ज़्यादा क्रेडिट मोहम्मद शामी को देना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी बैटिंग लाइनअप के पहले 2 विकेट आपको इमीडिएटली ले जाना, उस बैटिंग लाइनअप को बैकफुट पे ले आता है, कि आपके पहले 2-3 प्लेयर आउट हो जाएं इमीडिएटली 9-10 रन के ऊपर। आप लगा था कि फिर से कहीं ना कहीं ये 84 पर 8 की कहानी दोहरा तो नहीं रहे। तो कप्तान मॉर्गन ने आके काउंटर अटैक किया, शुभम गिल ने बहुत लंबे लंबे शॉट मारे, सिक्सेस मारे, दोनों ने अच्छी इनिंग करी, और एक समय पे मुझे लग रहा था कि उन्होंने अपना जो लॉस इनिशियली 3 विकेट का था उसको रिकवर कर लिया 10वें ओवर तक। बट फिर से वैसा ही हुआ कि 2 विकेट गिरे, और अल्टीमेटली लॉकी फर्ग्यूसन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के जितने भी बैट्समैन थे वो कुछ भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, और एक मीगर 150 रन का स्कोर बनाने के लिए टारगेट दिया गया, जो कि इस पावर पैक्ड लाइनअप बैटिंग की उसके लिए कुछ स्कोर नहीं था। सर अब यहां से हम देखें पॉइंट्स टेबल की हम बात करते हैं तो एक अच्छी पोजीशन पर पंजाब की टीम यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आप चाहेंगे कि तो कौन सी टीम ऐसी हो जो चौथे नंबर पर जाए, क्योंकि मैं मानता हूं सर कि जिस तरह का कठिन सफर इस टीम ने तय किया है, ये बहुत आगे जा सकती है टूर्नामेंट में, क्योंकि लगभग सारे पहलू फेस कर लिए हैं। टीम अब जाकर एक अच्छी पोजीशन पे आ गई है, ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है, एक सेंसिबल टीम अब ये दिखाई देने लगी। नहीं बिल्कुल, देखिए हम बार बार बात करते थे कि पंजाब बैटिंग में बहुत अच्छी है, फील्डिंग में ठीक है, गेंदबाजी में कहीं वीक एस्पेक्ट था उनका कि डेथ ओवर में बॉलर नहीं था उनके पास जो बॉलिंग अच्छी कर सके, और पहले जितने मैच वो लोग हारे उन मैचेस में कहीं ना कहीं 5 ओवरों में 80 रन 90 रन उन्होंने खाए हैं, जिसको उन्होंने क्रैक किया। क्रिस जॉर्डन ने आके पिछले 2 मैचेस में जैसी बॉलिंग करी है, 20 रन भी नहीं दे रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं, इससे अच्छा आप नहीं मान किसी बॉलर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अर्शदीप की बात करेंगे, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दोनों स्पिनर हमने अभी बात करी वो अच्छे हैं, मोहम्मद शमी का कोई जोड़ नहीं है। इंडियन क्रिकेट ब्लेस्ड है कि वो विकेट अच्छी बॉल पे लेता है। अगर आप पहले दोनों ओपनर को देखें आउट होना, तो वो उनकी फॉल्ट नहीं थी, बल्कि गेंद इतनी अच्छी थी कि वो एज लेने ही आई थी, एज लेने ही आई थी। तो आपके लिए ये भी एक आयरनी है कि आप एक ऐसे स्टार बॉलर को फेस कर रहे हैं जो अच्छी बॉल से आपकी विकेट ले रहा है, वहां आपका लक फैक्टर काम कर सकता है। दिनेश कार्तिक का जो एज लगा, इतना सुपर फाइन एज था वो, कि आप एज ए बैट्समैन सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मिस कर जाए छू के जाने के बिना। तो सर दिनेश कार्तिक का विकेट सर आप मानते हैं कि वो मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से कमर तोड़ी, उसके बाद से ये टीम वापस उठ नहीं पाई? बहुत मुश्किल है 10 रन के अंदर अंदर 3 विकेट किसी टीम के गिर जाना, और उसके बाद में फिर वापस आना। वो वापसी कर भी ली थी इयान मॉर्गन ने, और शुभमन गिल ने जैसा काउंटर अटैक किया, बहुत सुंदर काउंटर अटैक था, और तब कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने फ्लरिश और इतने स्वीट स्ट्रोक्स मार के आप एवरेज जो है 9 रन 9.5 रन पे ले जाएंगे। सम्मानजनक स्थिति में आप बहुत अच्छे थे, और मुझे कहीं लग रहा था फिर से हम कहीं ना कहीं 200 रन के आंकड़े के आसपास जा रहे हैं, और 200 रन इसमें बनना चाहिए, इतने एफर्टलेस बैटिंग उस समय हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर फेल हुआ और कम रन बने। सर आज की बात करते हैं, क्योंकि अब हैदराबाद का मुकाबला यहाँ पर दिल्ली जैसी यंगिस्तान टीम से है, और 7वें नंबर पर टीम है और दूसरी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद के लिए यहाँ चुनौतियां अपार है, लेकिन जीत का इंतजार है। सर आज के मैच में देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स कई मायनों में बहुत ज्यादा भारी दिखाई देती है, और हैदराबाद अभी भी बदलाव की स्थिति में है। आज एक बार फिर अब्दुल समद को बाहर कर अभिषेक शर्मा को टीम में लाने की तैयारी की जा रही है। विराट सिंह को आज डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। तो सर इस स्टेज पर आने के बाद अगर आप अभी भी परिवर्तन करने की स्थिति में अपने प्लेइंग 11 में, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का अब तक जो
पहनापन आ जाना था वो नहीं आ पाया हैदराबाद के पास। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कोई भी टीम जो अपने पिछले मैच में 126 रन को अचीव ना कर सके, 2020 में 126 रन कुछ भी स्कोर नहीं माना जाता। और जब आप चेस कर रहे हैं और आपके पास में बहुत अच्छे स्टार्स हैं और आप हमेशा अपनी इनिंग प्लेस करके खेले हैं जब आपने बाकी मैचेस खेले और बहुत कॉन्फिडेंटली चेस करते हैं, और जब आप 114 रन ही उसकी जगह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो एलिमेंट ऑफ डाउट, वो एक अपने प्रति ऐसा सोचना कि यार हम क्यों नहीं कर पाए, इतना छोटा कि उसको नहीं, हमारी कमियां क्या थी, उन कमियों को वैल्यूएट करते हुए जब आप जाते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको आपके स्टार प्लेयर्स मिसिंग हैं, आप केन विलियम्स की बात करें, वो इंजर्ड है, वो नहीं खेल पा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार शुरू में ही इंजर्ड होकर बाहर चले गए, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, इतने अच्छे प्लेयर हैं वो इंडिया टीम में खेलते हैं। तो कमाल कर सकते थे वो। और उनकी जो स्विंग होती है या डेथ ओवर में वो बॉलिंग करते थे, तो हैदराबाद को कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक लगा है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे मिशेल मार्श जो थे वो बाहर हो गए, वो भी ऑलराउंडर थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको शुरू से ही टूर्नामेंट में एक सेटबैक लगे जिनको अभी तक उबर नहीं पाए, जैसे चेन्नई के साथ हुआ, जैसे चेन्नई के साथ में हुआ। तो सिमिलरली उसको फाइट करते हुए आ रहे हैं। और मुझे कुछ और भी लगता है कि थोड़ा सा जो उनकी गेंदबाजी है, वो स्पिनर्स इतने, अगर आप राशिद खान को छोड़ दें तो उनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को ये कॉल लेने की जरूरत है कि मिडिल ऑर्डर में, अब जो इतने दिन से हम इन विकेट पे खेल रहे हैं, कम विकेट हैं, रोज मैच हो रहे हैं, विकेट प्रिपेयर करने का उतना समय नहीं मिलता है, विकेट स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट कर रही हैं। खासतौर पे अगर हम अबू धाबी की बात करें तो वहाँ तो उनको असिस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, स्लो स्पिनर को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप मिडिल ऑर्डर में होल्डर की जगह पर, जैसन होल्डर की जगह पे न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को खिलाते हैं तो एक अच्छी फाइट और आप दे सकते हैं। मोहम्मद नबी एक अच्छे बॉलर हैं, बढ़िया हैं, और अगर आप उनको डेथ ओवर में फिनिश करने के लिए बोलेंगे तो अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं, सीपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर आए हैं। कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अन्यथा आज के मैच में आपके लिए कोई जगह नहीं। वैसे सर हैदराबाद की बात की जाए तो हम शुरू से आप इस बात को बता भी रहे हैं और वो चीज़ हमें दिखी भी है कि मिडिल ऑर्डर से ये टीम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि शुरुआत की हम बात करें तो बेयरस्टो, डेविड वार्नर, उसके बाद मनीष पांडे, और उसके बाद ऐसा लगता है कि टीम लगभग सिमटने चालू हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा खास बल्लेबाज नहीं है। अभिषेक शर्मा की हम बात करें, न्यू कमर है, आप बहुत ज़्यादा मौका तो मिला लेकिन अभी भी इंतजार है बड़ी इनिंग का। प्रियम गर्ग की बात करें, एक मुकाबले में उन्होंने अच्छा खेला है। अब्दुल समद को आज रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह विराट सिंह खेल सकते हैं, वो उनका पहला मुकाबला होगा। तो सर ऐसे में दिल्ली जैसी टीम के सामने आप कैसे इस चुनौती से पार पाएंगे? क्योंकि इधर तो नॉर्थ जैसे बॉलर हैं, रबाडा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल लय में दिखाई दे रहे हैं, अश्विन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो लगता है कि सर आज एक तरफा मुकाबला हो सकता है इस लिहाज से। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि हम हमेशा बार बार कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, किसी भी गिवन डे पे कुछ भी हो सकता है। 11 प्लेयर हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं 11 को अच्छा खेलना चाहिए, 11 नहीं तो 4, 5, 6 प्लेयर भी अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप किसी टीम को भी किसी दिन हरा सकते हैं। जहां तक आपने मिडिल ऑर्डर की बात करी, तो मिडिल ऑर्डर में डेफिनेटली हैदराबाद, इस सनराइजर हैदराबाद इस संस्करण में स्ट्रगल करते रहे। विजय शंकर के आने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर मिली है कि वो ऑलराउंडर हैं, इंडिया के लिए वनडेज में खेल चुके हैं, 2020 भी 1-2 उनको खेलने को मिला है, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस है। पिछले अगर आप 2 मैचेस की बात करें तो उन्होंने बैटिंग भी करी है, बट उसके बाद अगर आप बात करें, पहले प्रियम गर्ग खेल रहे थे, वो भी एक ठीक तरह के बैट्समैन है, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है। अभिषेक भी जो है ऑलराउंडर है, वो भी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्लॉट बाकी सब टीम में है, उन सब के पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन है जो 6 बॉलों में 30 रन 25 रन बनाने की मादा रखते हैं, सक्षम हैं, वैसे हिट मारते हैं, वैसा उनका नेचर है खेलने का। ये नए बच्चे आए हुए हैं, उनको थोड़ा टाइम लग रहा आने में, और कहीं ना कहीं ये टीम के लिए नुकसान का सौदा हो रहा है। सर बात की जाए दिल्ली की तो शानदार टीम दूसरे नंबर पे, लेकिन इंतजार थोड़ा सा पिछले कुछ मैचेस में इनका प्रदर्शन देखे तो प्लेऑफ में मुहाने पर खड़े लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहे उस गेट के अंदर। ये एक बड़ी परेशानी है जो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज करती है एक अच्छी टीम का। अभिषेक कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि देयर इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि कुछ बुरा होने में भी अच्छाई है। तो बुरा होने में देखिए, आप अभी प्लेऑफ्स में जाने वाले हैं और आप लगातार जीतते चले आ रहे थे, तो आप चलते, जब आप जीतते हैं तो तब आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं कि मेरे 11 में से 3 प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला जिस लेवल पे पोटेंशियल पे खेलना था, क्योंकि आपके 8 अच्छा खेल रहे हैं। और जब आप हारते हैं और आप बोलते हैं कि यार मेरे ये 4 प्लेयरों ने परफॉर्म नहीं किया,
पृथ्वी शॉ को देखिए ड्रॉप किया इन्होंने, अजिंक्य रहाणे है ना, है, अजिंक्य लेकिन रहाणे को बढ़ाया। हमने कल भी बात करी थी कि अगर दिल्ली कैपिटल्स में अगर कोई आज की डेट में वरिंग फैक्टर है तो ओपनिंग स्लॉट में आ रहा है कि पृथ्वी शॉ जो है वो 3 इनिंग में फेल हुए, 2 डक बनाए, एक में 6 रन बनाए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को 2 बार इन्होंने खिलाया, दोनों बार वो फेल हुए। तो वो एक स्पॉट जो है वो बहुत सीरियसली दिल्ली कैपिटल को एड्रेस करना होगा, क्योंकि यहां से जो आगे मैचेस हैं वो नॉकआउट जैसे ही हैं सर। वो नॉकआउट जैसे, आप हारेंगे और आप बाहर हो जाएंगे। और आप इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलने के बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहां आने के बाद में आप बिल्कुल चोक हो रहे हैं, आपको अब मैच जीतना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 3 मैचेस में जो 2 मैच दिल्ली कैपिटल हारा है वो भी उनके दिमाग पे खेल रहा होगा। और मैं कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं कि अजिंक्य रहाणे की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट है, कोई दिन आपके फेवर में होता है, कोई आपके अगेंस्ट होता है, कभी आप आउट होते हैं, फिर भी एक यंगस्टर को अगर आप खिलाएंगे और जैसा टैलेंट उसमें है, अगर वो एक दिन खेल जाता है तो बाकी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको वो मैच जिता देगा। तो मेरे हिसाब से उसको आज खिलाना चाहिए। अजिंक्य रहाणे को आप या तो रेस्ट कर सकते हैं या ऑब्वियसली उसको बाहर ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर बैटिंग स्लॉट में आपके पास में और कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप बदल सकते हैं। लेकिन सर गेंदबाजी जो है वो दिल्ली की ताकत है और लाजवाब गेंदबाजी है, और गेंदबाज इस टीम के पास मौजूद हैं, किसी को भी हराने में सक्षम है सर इस लिहाज से। बिल्कुल रबाडा और नोर्तजे की जो बॉलिंग पार्टनरशिप हो रही है बहुत ही शानदार है। रबाडा हर मैच में 2 या 3 विकेट ले रहे हैं, इकोनॉमी भी उनकी बहुत कम है। और नोर्तजे की बात करें हम तो उन्होंने भी जो फास्ट बॉलिंग का डिस्प्ले किया है कि कितनी तेज बॉल हम कर सकते हैं, कितने कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत है। दोनों ही साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, दोनों अच्छा कर रहे हैं। उनके साथ में थर्ड बॉलर स्पॉट जो है तुषार की, अगर देशपांडे की हम बात करें, पिछले 2-3 मैचेस में उनको बहुत सारे रन पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि उस बॉलिंग स्पॉट पे या तो किसी स्पिनर को ऐड किया जाए जो इन विकेट्स पे अब वैल्यू करेगा इस एडिशन में, इस समय में, टूर्नामेंट के इस पार्ट में। और नहीं तो कम से कम उसको इस चेक में रखा जाए कि जितने रनों पिछले मैच में 2 ओवरों में 41 रन उसको पड़े किसी बॉलर के लिए, और इस स्टेजर की टीम की जो इतने कंसिस्टेंटली जीतती चली आ रही है, वो एक ड्रॉबैक है। सर स्टोइनिस कितनी बड़ी चुनौती है सर आज इस पूरी टीम के सामने, हैदराबाद की टीम को? देखिए बहुत अच्छा ऑलराउंडर है वो, बैटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा है और विकेट भी निकाल रहा है। तो जब आप दोनों चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग और फील्डिंग में, फील्डिंग उसकी अच्छी है ही, बॉलिंग और बैटिंग में जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी टीम आपके लिए आई करती है कि वो जो मिडल ऑर्डर है उसमें हेटमायर और स्टोनिश दोनों ही हार्ड हिटिंग है, लंबे शॉट्स मारते हैं, जल्दी रन बना सकते हैं। ऊपर के बैट्समैन अगर फेल होते हैं तो आपके पास एक बैकअप है 2 बैट्समैन का, और अक्षर पटेल हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। पिछली बार उन्होंने बता दिया चेन्नई को कि आइए हम आपको 3 छक्के मार के कैसे। तो अगर आपका एक ऑलराउंडर इतना कॉन्फिडेंट आता है कि जो 1 ओवर में 3 छक्के मार सकता है, बहुत बड़ा एसेट है। और स्टोनिश बहुत अच्छा खेल रहा है, और ये दिल्ली की जो भी आज सिचुएशन है, जिस जगह पे वो पहुंचे हैं, जितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं न कहीं मार्कस स्टोनिश का भी उसमें हाथ सर। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो टॉप की टीमें हैं वो इस स्टेज पर आने के बाद में जो शुरुआती दौर में प्रदर्शन कर रही थी वो दोहरा नहीं पा रही है। बॉटम की टीमें अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और अब हैदराबाद जैसी टीमें जो भले ही अब क्वालिफाई ना कर पाए प्लेऑफ में, लेकिन यदि वो यहाँ पर दिल्ली को परेशान कर देती है तो एक बार फिर इंतजार भी बढ़ जाएगा और पॉइंट्स टेबल में जो गणित है वो और ज्यादा उलझन भरा हो जाएगा। अभिषेक, अब टूर्नामेंट में इतने मैचेस खेलने के बाद में हर एक टीम अपनी लय में आ चुकी है। हर प्लेयर को, बैट्समैन को मालूम है कि कौन सी विकेट कैसी खेल रही है, हर गेंदबाज को मालूम है कि कौन सी विकेट पे मुझे कैसी गेंदबाजी करनी, किस लाइन पे करनी, किस लेंथ पे करनी है, मैं कैसे मेरे रन बचा सकता हूं। लगभग हर प्लेयर अब इस टूर्नामेंट के रंग में रंग चुका है, और यही कारण है कि पहले 1 साइडेड मुकाबले हुए। जो टीमें अच्छी थी, जिन्होंने जल्दी अडेप्ट किया, वो टीमें जीतती चली गई, और जो टीमें चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रही थी और जो अपना बैलेंस बनाने में लगी हुई थी, या अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में लगी थी, या अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में लगी थी, वो कहीं ना कहीं हार रही थी। बट हर टीम ने अब अपना कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन तय कर लिया है। सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, और यही कारण है कि जो टीमें कंसिस्टेंटली, अगर आप 1, 2, 3 नंबर की टीमें को उठाकर देखेंगे, वो सारी अभी लास्ट के मैचेस हार रही हैं, और जो नीचे वाली जितनी टीमें थी वो जीत रही है। क्योंकि देखिए, जब आप हारते हैं तो आप पे ज्यादा स्ट्रेस होता है,
तब आप ज्यादा मन लगाकर करते हैं, खेलते हैं कि नहीं 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 मुझे तो जीतना है। आप हर प्लेयर को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं कि करो या मरो, आज हम हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे। और कोई भी आदमी इस तरह के टूर्नामेंट में से प्लेऑफ से बाहर होना नहीं चाहता है। आप प्लेऑफ में जाएंगे तो आपके ट्रॉफी जीतने के चांसेस हैं, और ये कारण है कि हर एक टीम अब अच्छा बेटर परफॉर्म कर रही है। और ये किसी भी टर्म में दिल्ली के लिए इजी मैच नहीं होगा कि वो जाएंगे और केकवॉक होगा, जीत जाएंगे, 12 से 14 पॉइंट पे चले जाएंगे। नहीं, आसान नहीं है। नहीं, आपको एक बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगा। पिछला एक हिस्ट्री है, जो भी जितने मैचेस पुराने उन्होंने खेले, सनराइजर्स हैदराबाद ने खेले, बट आज का नया दिन है। नए दिन के ऊपर नए प्लेयर, वही प्लेयर वापस नया मैच खेलेंगे, और किसका दिन है वो डिसाइड करेगा कि आज कौन जीते। सर फेवरेट टीम आज आपकी? डेफिनेटली मैं दिल्ली को चेज कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो एक अच्छी टीम है, यंगस्टर्स की है, आज तक किसी संस्करण में वो जीते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वो जैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की हमने पहले भी बात करी, दिल्ली मुंबई दो अलग अलग बहुत डिफरेंट टीमें दिख रही थी। अब आरसीबी और पंजाब ने आकर उनके साथ में उस तरह का क्रिकेट खेलना चालू किया, वो वहां आ गए हैं, लगभग वैसे दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो कभी भी कुछ क्रिकेट में हो सकता है, पर अगर हम आज आंकड़ों को देखते हुए या हम ये सोचें कि आज कौन सी टीम खेल रही है या पहली 4 में कौन होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली, मुंबई, आरसीबी और पंजाब ये 4 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। इनमें से कोई भी वेरिएशन पॉसिबल है। अभी कोई भी श्योर नहीं है, कोई भी श्योर नहीं है प्लेऑफ की बर्थ के लिए। बट अगर हम इनका क्रिकेट, इनका फॉर्म देखें टीमों का, तो ये फॉर्म है जो प्रोबेबल दावेदार है। 3 टीमें, दिल्ली, आपका मुंबई, आरसीबी 12 पॉइंट पे हैं, और रन रेट में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है तीनों में। नेट रन रेट की बात करेंगे थोड़े थोड़ा डिफरेंस की, जिसके कारण से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में। पॉइंट की बात करेंगे तो सेम है, लगभग पूरे सेम है, तीनों 12-12 पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि आप पहले कितनी अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं या बाद में चेजअप करके आप वहां आए हैं, तो आप लगभग वहीं पे ही हैं, पॉइंट आपके सेम है। नेट रन थोड़ा सा रेट जो है, हम बार बार बात करते हैं कि नेट रन रेट आखिर में जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि कोई 2 टीमें सेम पॉइंट्स पे हों, पर अगर किसी का नेट रन रेट ज्यादा होगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। उस समय ये बहुत हर्ट करेगा कि हमने हमारा नेट रेट ट्रेंड क्यों नहीं सुधारा। तो नेट रन रेट भी इसमें बहुत एक गेम स्पॉइल करने वाली भूमिका अदा कर सकता है। और सर खास तौर पर कल के दिन की यदि हम बात करें, क्योंकि कल जो मुकाबला है वो तय कर देगा कि आखिर प्ले ऑफ के प्लेटफॉर्म पर किस टीम की गाड़ी रुकने वाली है, क्योंकि कल मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस। सर नंबर 1, नंबर 3 दोनों 11-11 मैचेस खेल चुकी है, दोनों 7-7 मुकाबले जीत चुकी है। जैसा आपने कहा नेट रन रेट माने रखता है, इसलिए मुंबई इंडियंस थोड़ी आगे है यहाँ पर बेंगलुरु से। तो कल का मुकाबला दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि भले नीचे के स्लॉट की टीमों के लिए करो या मरो है, लेकिन कल जो टीमें हैं उनके लिए मुकाबला है। पहले मैं जाऊंगा, नहीं देखिए, अब दोनों ही 14-14 पॉइंट के ऊपर है, दोनों को एक मैच अगर जीत जाते हैं तो श्योर शॉट है आपका प्लेऑफ्स के लिए। बट मुंबई के लिए एबी डिविलियर्स जो हैं ये पार्टी खराब कर सकते हैं कि वो अपने आप में एक इस तरह का प्लेयर है, अगर वो चलता है, खुद एक टीम है, अपने आप में एक टीम है और इतने एफर्टलेस बल्लेबाजी करता है, बहुत अच्छा कीपर है, टीम को मोटिवेट करता है। तो अगर कल उसका दिन है तो आप मान के चलिए मुंबई को बहुत मुश्किल होने वाली इस मैच। लेकिन सर मुंबई को भी अभी हम देखें तो बल्लेबाजी एक अच्छी चल रही, कुल मिलाकर कल एक बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही तरफ विस्फोटक बल्लेबाज है सर। बिल्कुल ठीक बात है, मैच अच्छा होना चाहिए। आबू धाबी के ऊपर मैच है। आबू धाबी अगर आप देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा टीमें वहाँ नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ हम केकेआर की पिछली बार बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 194 रन बनाए। अदरवाइज अगर आप देखें तो बैटिंग फर्स्ट 150, 60, 65 इससे ऊपर नहीं जा रही, और बैटिंग सेकंड अगर आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है तो इतने रनों को इस विकेट पे चेस करना ईजियर टास्क है। जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो लगभग अब के सिनेरियो में अगर हम देखें, या मैं मेरे तजुर्बे पे जाऊं या मैं जैसे क्रिकेट को देखता हूं या एनालाइज करता हूं, तो मुझे लगता है बैटिंग सेकंड आपके पास में अच्छा चांस रहता है। और यहाँ पे ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा है। अबू धाबी में ड्यू आ रहा है, ड्यू आने से विकेट अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर
रुक कर आ रही है, विकेट के ऊपर बॉल रुक कर आ रहा है, स्टिक कर रहा है, जब ओस गिरती है तो ओस गिरने के बाद में विकेट थोड़ा फास्ट हो जाता है, बॉल स्किड करती है, बैट पे जल्दी आती है, रन बनाना आसान होता है। ओस के कारण से बॉल गीली होती है, बॉलर के लिए इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, पकड़ नहीं पाता है, हैवी हो जाती है, फील्ड में आपको फील्डिंग करने में दिक्कत आती है, क्यों घास होता है उस पर ड्यू आती है, आप स्लिप करते हैं, बॉल स्किड करती है, तो सारी मुश्किलें आपके पास आ जाती हैं और आपका दिमाग से कहीं ना कहीं आप क्रिकेट छोड़ के ये सोचने लगते हैं कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो कल जो टीम टॉस जीतेगी और अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करती है तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। सर ये 2 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो दिल्ली ने अगर हैदराबाद को हराया तो पहली टीम हो जाएगी जो क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है कि बेंगलुरु और मुंबई यही ईश्वर से प्रार्थना कर रही होगी कि आज एक दिन और हैदराबाद जीत जाए ताकि कल जो मुकाबला हो तो पहले नंबर पे हम लोग क्वालिफाई करें। नहीं, बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिफाई कर जाएं, पहले करें या बाद में करें वो मैटर नहीं करता है कि ऑब्वियसली जो टीम आज खेलेगी, अगर दिल्ली आज जीत जाती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर मान लीजिए दिल्ली हारती है तो जो कल खेलेंगे उनमें से एक क्वालिफाई करेगी, तो इससे मैटर ज्यादा नहीं करता है कि कौन पहले क्वालिफाई करता है। हाँ, अब जिस मौके में बड़ी टीमें आकर अपने आप को स्ट्रेस में पा रही हैं, आप अगर जल्दी चले जाते हैं तो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा कि हम तो प्लेऑफ्स में आ गए, अब आप आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक मेंटली परेशानी है सभी के लिए सर। बिल्कुल, देखिए ये जो जितने भी क्रंच मैचेस होते हैं और जब आपको क्वालिफाई करना होता है तो एक स्ट्रेस रहता है कि, और वो भी तब जब आप पिछले 2-3 मैचों में से हार रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि सब टॉप हम टीमों हार की रहे क्या हैं, हालत हो हम रही हार है। रहे हैं, तो हारने से आप एक लय आपका बिगड़ रहा है, दूसरा आपको स्ट्रेस है कि साहब मुझे तो एक मैच जीत के क्वालिफाई करना है, एक जीत के, और वो एक आ नहीं रहा है। तो और जैसे ही अगर आप वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में फील करते हैं कि हम हम प्लेऑफ्स में आ गए हैं, अब हमें अगले मैचेस खेलने हैं, हमारे 4 अपोनेंट फिक्स हैं, हमारी स्ट्रेटेजी इन 4 के हिसाब से ये होगी कि हमें इस बल्लेबाज को ऐसी गेंदबाजी करनी है और इस गेंदबाज को ऐसे खेलना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर सर आज का मैच भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद के पास अब बहुत ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है और दूसरा दिल्ली कैपिटल्स के पास पाने का मौका है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी देखिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आज भी अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली अभी भी वो बनी हुई है, उम्मीदें बरकरार है। और जैसे हमने कहा कि खुद तो अच्छा खेलना ही है और ये भी प्रेयर करनी है कि दूसरी टीम हारे तो मुझे फायदा मिले, और हारे वही टीम जिससे मुझे फायदा मिल रहा है। दूसरी टीम जीत जाएगी तो हम और पीछे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर पहले अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो बाद के स्टेजेस में आपको क्रिकेट तो अच्छा खेलना ही है, साथ साथ ऊपर वाले से प्रेयर भी करना है कि तू मुझे ऊपर वाले मदद कर, इसको हरा ताकि मैं आगे चला जाऊं। पॉइंट्स टेबल में ऊपर वालों को नीचे लिया, ये पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो खास बातचीत सुखदेव सिंह गुम्मन सर से, खास पहलुओं पर प्रकाश डाला और पॉइंट टेबल में क्या कुछ गणित हो सकता है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां सर के माध्यम से हमें मिली है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद के लिए मुकाबला सम्मान को बरकरार रखने का है, और उसके साथ साथ अगर आज जीतते हैं तो दूसरी टीमों के ऊपर भी उनकी नजर रहेगी कि किस तरह के परिणाम उनके अनुकूल आते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो मुहाने पर खड़ी है ये टीम, अगर आज मुकाबला ये जीतती है तो निश्चित तौर पर प्लेऑफ में पहुंचने वाली ये पहली टीम हो जाएगी। और बात कल की कर लेते हैं, क्योंकि कल बेंगलुरु वर्सेस मुंबई बड़ा मुकाबला है। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो नंबर 1 नंबर 3 पर टीमें हैं, दोनों टीमों के बीच एक शानदार भिड़ंत होने वाली है, और आज और कल का दिन प्ले ऑफ के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो नजरें बनाए रखिए और क्रिकेट के रोमांच को एंजॉय कीजिए। कल फिर 6:30 बजे मुलाकात होती है महा मुकाबले से ठीक पहले इस महा शो के माध्यम से। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और विश्वसनीय खबरों के लिए और खासतौर पर मध्य प्रदेश में जारी चुनाव के महासमर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप डीजीएनए न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल नमस्कार।